नमस्कार। आज हम बात करेंगे पर्यावरण और पूंजीवाद। कैसे पूंजीवाद पर्यावरण के लिए खतरा है। आज जब पूरे विश्व में पर्यावरण की समस्या खड़ी हुई है, उसके पीछे पूंजीवाद का सबसे बड़ा हाथ है। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण, पर्यावरण अर्थात परि का मतलब होता है बाहरी, आवरण का मतलब कवर, या यूं कहें प्रकृति का आंचल। एक छोटा बच्चा, शिशु, नन्हा बच्चा को माँ के आंचल में जो शांति मिलती है, जो आराम मिलता है, जो सुकून मिलता है, वही सुकून, वही आराम, वही शांति प्रकृति के आंचल में हर जीव को मिलता है। लेकिन जब उसी आंचल को खराब कर दिया जाए, धूमिल कर दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए, तो वह आंचल, माता का आंचल, आराम देने की जगह पे दुखदाई हो जाता है। ये पर्यावरण जो है सो स्थूल जगत से लेकर के सूक्ष्म जगत तक पर्यावरण ही है। सब के सब पर्यावरण पर ही आधारित है। अर्थात पर्यावरण का मतलब होता है कि एक दूसरे के सहायक है। सभी जैव अजैव एक दूसरे पर आश्रित है। एक दूसरे के बगैर किसी का अस्तित्व बरकरार नहीं रह सकता है। जैसे इस पृथ्वी का सबसे बाह्य जो आवरण है वह है ओजोन परत। अगर वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत ओजोन का न रहे तो इस पृथ्वी पर वास करने वाले सभी जीव खत्म हो जाएंगे। उसके बाद होता है वायुमंडल, फिर जलमंडल, और फिर एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। जितने भी जैव अजैव हैं, सबका एग्जिस्टेंस वैल्यू है, सबका अस्तित्व का इस संसार में, इस ब्रह्मांड में महत्व है। जैसे हरे पेड़ पौधे को खाकर शाकाहारी जीव जीवित रहते हैं, शाकाहारी जीव को मांसाहारी जीव खाते हैं, और पुनः मांसाहारी जीव जब मरते हैं तो उनका जो शरीर है वह सड़ गल करके पौधे के काम आते हैं। एक आवृत्ति है, चक्कर, घूम फिर कर सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं। उसी तरह से हरे पेड़ पौधे को शाकाहारी जीव खाते हैं, शाकाहारी जीव अपना विष्ठा त्याग करते हैं, उस विष्ठा का इस्तेमाल पेड़ पौधे करते हैं। अब मांसाहारी जीव भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जो मरे हुए जीवों का भक्षण करते हैं, और दूसरे होते हैं जो जीवित प्राणी का भक्षण करते हैं, शिकार करते हैं, जैसे बाघ, और मरे हुए जीवों का भक्षण करने वाले जैसे गिद्ध, कौवे आदि। सबका अपना अपना महत्व है। अगर बाघ शाकाहारी जीवों का शिकार न करे तो शाकाहारी जीवों की संख्या बढ़ जाएगी। इसलिए संतुलन बनाए रखने के लिए प्रकृति ने मांसाहारी जीव का निर्माण किया। अगर मरे हुए जीव को भक्षण करने वाले गिद्ध, कौवे, कांढ़ा अगर ना हो
तो मरे हुए जीव वातावरण सड़ करके वातावरण को दूषित करेंगे। मित्रों, अब इस सब का अब सवाल है कि ये बाघ जो मांसाहारी जानवर, खुखार जानवर है, उससे मनुष्य को क्या लाभ है। कहा जाता है बाघ के शरीर में बगबल होता है और उस बगबल से टकरा करके संपर्कित होकर के जो वायु बाहर आता है वह मनुष्य को शक्ति प्रदान करता है। जिस क्षेत्र में जितना अधिक बाघ होंगे वो क्षेत्र के लोग उतना ही शक्तिशाली होते हैं, मजबूत, उतना स्ट्रॉन्ग। अब कई लोग बोलते हैं विषैले जीव के क्या काम, क्या फ़ायदा है उसे, तो बेकार की चीज़ है। अगर विषैले जीव इस धरती पर न रहें तो पूरी वातावरण में विष फैल जाएगा, विष फैल जाएगा और बाकी जीव जंतुओं को जीने के लायक नहीं रह पाएगा। इसलिए पूरे वातावरण को, पर्यावरण को विष मुक्त रखने के लिए काम विषैले जीव करते हैं, इसलिए उनका भी एग्जिस्टेंस वैल्यू है। इसलिए प्रणेता श्री प्रभात रंजन सरकार कहते हैं अपने नव्य मानवतावाद सिद्धांत में कि अकारण किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी है। मांसाहार करने से पहले सोच लोगे कि मांसाहार के बिना भी तुम जीवित रह सकते हो या नहीं। जब लगे कि मांसाहार के बिना दूसरा कोई उपाय नहीं, तभी मांस खाना है। आजकल कई लोग बोलते हैं कि अगर हम लोग मांस नहीं खाएंगे तो शाकाहारी जीवों की संख्या बढ़ जाएगी, संतुलन बिगड़ जाएगा। बंधुओं, ये सब चिंता आपको नहीं करनी है। ये प्रकृति का विधान है। प्रकृति का मतलब ये है प्रकृति, प्रकृति मतलब विभिन्नता का निर्माण करना प्रकृति का काम है, नियंत्रण भी उसी का काम है और मनुष्य भी उसी प्रकृति के अंदर है। तो प्रकृति के नियम को अपने हाथ में लोगे तो असंतुलन पैदा होगा ही। कई बार लोग सोचते हैं कि जो कीड़े मकोड़े हैं उनका क्या महत्व है हमारे जीवन में। अगर कीड़े मकोड़े नहीं होते, कीट पतंग नहीं होते, नाली के कीड़े नहीं होते, तो जो वेस्ट मटेरियल हैं उनका अंबार लग जाता। उनका डिस्पोजल करने का काम ये कीड़े मकोड़े करते हैं, बैक्टीरिया करते हैं। इसलिए इनका भी एग्जिस्टेंस वैल्यू है, इनका भी महत्व है। इसलिए अकारण इनकी भी हत्या करना मनुष्य का कर्तव्य नहीं है। इसलिए श्री प्रभात रंजन सरकार कहते हैं, अहिंसा की परिभाषा में उन्होंने निम्नतम परिभाषा को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि किसी के गृह क्षेत्र में जाकर के अगर उनकी हत्या की जाती है तो यह हिंसा है, एक घोर पाप है। लेकिन अगर कोई खतरनाक प्राणी अपने गृह क्षेत्र को छोड़ करके अगर हमारे घर में आ जाता है, मनुष्य के घर में आ जाते हैं, तो भी उसे कोशिश करना चाहिए भगाने का। लेकिन अगर लगे कि भगाने के दरमियान हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, तब ऐसी स्थिति में उसकी हत्या की जा सकती, मतलब आत्मरक्षार्थ। ये है हिंसा। मित्रों, आज की डेट में बीमारी की भयावहता से सब लोग वाकिफ हैं। जब से एलोपैथिक मेडिसिन का आविष्कार हुआ है, एक बीमारी का इलाज होता है, दूसरा बीमारी उससे भी भयानक हो जाता है। उसके पीछे क्या कारण है, क्या रीजन है? मित्रों, उसके पीछे रीजन यह है कि एलोपैथिक जो चिकित्सा पद्धति है उसमें जो बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं जिनसे रोग पैदा होता है, उनको मार दिया जाता है। तो जब ही उसकी अस्तित्व को खतरा में डालते हैं, उसकी हत्या करते हैं, वो बॉडी के अंदर उसका जो डेड बॉडी है उससे एक नई तरह की बीमारी पैदा हो जाती है। इसलिए
होम्योपैथ, नेचुरोपैथ, आयुर्वेद में क्या है, बीमारी को नियंत्रण करने की पद्धति है, न कि बीमारी जिस कारण से हुआ है उसको मारने का। बॉडी में बैक्टीरिया प्रवेश कर गया, उसके चलते बीमारी हो गया, रोग हो गया, तो बॉडी के इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग कर देना है, इतना स्ट्रॉन्ग कर देना है ताकि उस बैक्टीरिया का नेचुरल डेथ हो जाए, वो अपनी वंश वृद्धि न कर सके। तो जब नेचुरल डेथ होता है तो उसके साइड इफेक्ट नहीं पड़ते हैं, उसके कारण शरीर में दूसरी बीमारी नहीं होती है। लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन में क्या है कि जिन कारणों से बीमारी हुई है, जिन बैक्टीरिया के कारण, जिन रोगाणु का बीमारी हुई है, उन रोगाणुओं को मारने की पद्धति है। ऐसी दवा दी जाती है जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है, और जब वो डेथ होते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर उनका डेड बॉडी सड़ने लगता है, प्रदूषण फैलाता है, और उससे नई बीमारी हो जाती है। इसलिए एलोपैथिक मेडिसिन रोग को दूर करने के लिए अच्छा चिकित्सा पद्धति नहीं है। पर ऐसा भी नहीं है कि एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति का महत्व नहीं है, सर्जरी के क्षेत्र में उसका महत्व है, या अनकंट्रोल बीमारी हो गया तब। लेकिन इससे एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति से जितना लाभ है उससे ज़्यादा हानि है। कहने का मतलब है कि इस प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं उनको दमन करना खतरा से खाली नहीं है, उनका नियंत्रण होना चाहिए। और आज की जो व्यवस्था है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसमें दमन करने की पद्धति है, नेस्तनाबूद करने की पद्धति है। देखो ये प्रकृति जो है इसमें शुभ अशुभ, अच्छे बुरे सब रहेंगे, सबका वैल्यू है, क्योंकि ये भुवा मन परम पुरुष का क्रीड़ा भूमि है, क्रीड़ा मंच है, लीला मंच, इसलिए यहाँ पर सभी तरह के लोग रहेंगे, सबका एग्जिस्टेंस वैल्यू है। इसलिए आप चाहोगे कि किसी के अस्तित्व को एकदम से ख़त्म करके उससे छुटकारा पा लेंगे, यहाँ पर संभव नहीं है। ये अनसाइकोलॉजिकल है, अप्राकृतिक है। आज मनुष्य अगर सबसे ज़्यादा दुखी है तो अप्राकृतिक व्यवहार के कारण। अब वायरस है, नेगेटिव माइक्रोबाइट है, जिसको मारने की कोई दवा वैज्ञानिकों के पास नहीं है। अगर सकारात्मक दृष्टिकोण से उसको देखा जाए, आकलन किया जाए, तो यह वायरस भी मनुष्य के भले के लिए ही इस धरती पर आया है। छोटा सा एग्जाम्पल लें, अभी जो कोरोना आया, इस कोरोना के चलते 2 से 2.5 महीने के अंदर लॉकडाउन के कारण पर्यावरण कितना शुद्ध हो गया। ओजोन परत का जो होल हो गया था वो भर गया, शुद्ध हवा, पानी सब शुद्ध हो गए, गंगा के पानी शुद्ध हो गया, जमुना के पानी शुद्ध हो गया। तो जो भी घटनाएं घटती है उसको सकारात्मक दृष्टिकोण से अगर लिया जाए तो वो मनुष्य के भलाई के लिए है, जीव जंतुओं के भलाई के लिए है। बंधुओं, अगर सच पूछा जाए तो हमारा जो शरीर है, मानव शरीर, वह स्वयं में पर्यावरण है। देखिए, मानव का शरीर का सबसे छोटी इकाई है सेल, कोशिका। और कोशिका कवर्ड है कोशिका झिल्ली से। अगर कोशिका झिल्ली को नष्ट कर दिया जाए तो कोशिका नष्ट हो जाएगी। उसी तरह से असंख्य कोशिकाओं से मानव शरीर बना है। अब मानव के सभी अंग प्रत्यंग कवर्ड हैं त्वचा से। अगर मानव की सबसे ऊपरी आवरण त्वचा को नष्ट कर दिया जाए तो क्या मनुष्य का शरीर बरकरार रहेगा? नहीं, नष्ट हो जाएगा। एक्चुअली ये जो कोशिका है, विज्ञान मानता है कि सबसे छोटी इकाई जैव में कोशिका है और अजैव में परमाणु है, कार्बन परमाणु।
लेकिन माइक्रोबायोटम थ्योरी के जनक श्री श्यानंद मूर्ति जी कहते हैं कि नहीं, ये जो परमाणु हैं ये माइक्रोबायोटम से बने हुए हैं। एक परमाणु करोड़ों करोड़ों माइक्रोबायोटम से बना है। अब सोच सकते हैं कि परमाणु इतना सूक्ष्म है तो माइक्रोबायोटम कितना सूक्ष्म हो सकता है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्वांटम थ्योरी और सापेक्ष थ्योरी के तहत वहाँ तक पहुँचने की कोशिश किया था, लेकिन ये जो माइक्रोबायोटा है इसको ईश्वर तत्व, गॉड पार्टिकल, आइंस्टाइन भी ने माना गॉड पार्टिकल इतना सूक्ष्म है कि उसको समझने के लिए मन को उससे भी सूक्ष्म बनाना पड़ेगा। मित्रों, आप ध्यान देंगे कि जो चीज़ जितना अधिक सूक्ष्म होता है उतनी उसकी क्षमता, उसकी शक्ति उतनी अधिक होती है। जैसे एक मोबाइल छोटा सा होता है, उस मोबाइल के अंदर जो कीट होता है बहुत छोटा होता है, लेकिन पूरे विश्व का मैसेज को वो अडॉप्ट करता है, फिर पहुंचाता है। कितना बड़ा काम करता है, कितना महान काम करता है। तो उसी तरह से ये जो माइक्रोबायोटा है ये भी उसी तरह का सूक्ष्म है, बहुत शक्तिशाली है। इसलिए ये साधारण बुद्धि से या ये जो यंत्र हैं उनसे समझना मुश्किल है। खैर वो अलग विषय है, लेकिन मेरा कहना है कि मनुष्य का शरीर कोशिकाओं से बना है और कोशिकाओं से हर कोशिका में मन होता है और असंख्य करोड़ों कोशिकाएं मिलकर के एक बड़ा मन का निर्माण करते हैं। और ये मन जो बनता है ये अन्न से बनता है और मनुष्य के आंतरिक भावनाओं की अभिव्यक्ति जो है यही बाहरी वातावरण को प्रभावित करता है। इसलिए अगर पर्यावरण को ठीक करना है, पर्यावरण को शुद्ध करना है, पर्यावरण को ठीक ठाक रखना है, मतलब प्रकृति में बैलेंस बनाकर चलना है, तो सबसे पहले मनुष्य को अपने आप पर नियंत्रण पाना होगा, अपने मन पर नियंत्रण पाना होगा, अपने शरीर पर नियंत्रण पाना होगा। क्योंकि इस प्रकृति के लिए सबसे खतरनाक अगर जीव है तो मनुष्य है, सभी जानते हैं। आज अगर प्रदूषण सबसे ज़्यादा प्रकृति में फैला हुआ है तो मनुष्य के कारण। आज प्रकृति में इतना हलचल पैदा हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आई है तो मनुष्य के कारण हुआ है। क्योंकि मनुष्य का मन जो है वो आसुरी वृत्ति से, नेगेटिविटी से नियंत्रित हो रहा है। सकारात्मक सोच मनुष्य के अंदर नहीं है। मनुष्य क्या है कि अभी सबसे बड़ी बीमारी हो गई है कि मनुष्य ये जो मैटर है ना, पदार्थ, इसी में अपना आनंद को खोज रहा है। सोचता है कि हमारे पास जितना अधिक धन है, संपत्ति होगा, भोग करने के लिए जितनी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं होंगी उतना ही हमें आनंद मिलेगा। और इसी गलतफहमी में प्रकृति को मनुष्य काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा दिया है। तो इसलिए क्या है कि पर्यावरण को ठीक करने के लिए सबसे पहले मनुष्य को अपना शरीर के पर्यावरण को ठीक करना होगा। इसके लिए सबसे पहले आहार पर ध्यान देना होगा। शुद्ध आहार, सात्विक आहार लेना होगा। साफ सफाई पर ध्यान देना होगा, स्वच्छता पर ध्यान देना होगा। असात्विक आहार जब लेंगे तो सात्विक सेल बनेंगे, सात्विक कोशिकाएं बनेंगे। सात्विक कोशिकाएं बनेंगे तब अब उसके बॉडी के अंदर जो उस कोशिकाओं को पोषण देने के लिए बहुत सारे ग्रंथियाँ, उपग्रंथियाँ, जैसे हार्मोन सिक्रेशन होते हैं, उनको ठीक ठाक करने के लिए नियमित आसन, योग साधना, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, व्यायाम, ये सारा कुछ जब आप नियमित मनुष्य करने लगेगा तो मनुष्य का बॉडी, मनुष्य का एक एक सेल बिल्कुल सात्विक हो जाएगा और उसके अंदर एक विवेक जगेगा, भावना जगेगी कि ये प्रकृति जो है ये माँ है और
परम पुरुष पिता हैं। इसलिए प्रकृति ने जितने भी प्रकार का सृजन किया है वो हमारे सहायता के लिए, हमारे सहयोग करने के लिए, ताकि हम उन सब का उपयोग करके और सदुपयोग करके, उपयोग नहीं सदुपयोग करके हमारा जो जीवन का परम लक्ष्य है, वह परम लक्ष्य क्या है? ईश्वर तत्व को प्राप्त करना, परम चैतन्य को प्राप्त करना, मतलब आनंद की अनुभूति करना, आनंद की अनुभूति करते हुए और अपने आप को परम चैतन्य में मिला देना। यही मनुष्य का लक्ष्य है, यही मनुष्य का उद्देश्य है। और तब पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। मित्रों, अगर आज पर्यावरण को सबसे खतरा हुआ है तो पूंजीवाद के कारण। क्यों? देखो, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। ये अभी इस धरती पे सबसे ज़्यादा अगर जंगल नष्ट हुए हैं तो औद्योगिकीकरण के कारण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। अब देखिए, जिन क्षेत्रों में कोयला है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जिन क्षेत्रों में कोयला है उन क्षेत्रों में कोयला का उत्खनन इतना अंधाधुंध हो रहा है कि जितने भी जंगल झाड़ है प्राकृतिक सब नष्ट हो रहे हैं। और उनसे जो प्रकृति जंगल झाड़ का नुकसान हो रहा है उससे प्रभावित हो रहे हैं जंगल में रहने वाले जीव जंतु, और जंगल में जो औषधीय प्लांट्स है वो खत्म हो रहे हैं। फिर उस जंगली क्षेत्र में रहने वाले जो मनुष्य हैं उनका अस्तित्व खतरा में पड़ रहा है। इसके कारण वातावरण में प्रदूषण फैल रहा है। तो जब विज्ञान इतना आगे बढ़ गया, अब आज ये प्रूफ हो गया कि इस कोयला से भी ज़्यादा अगर एनर्जी देने वाला एनर्जी का स्रोत है तो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, जल एनर्जी है, परमाणविक एनर्जी है, जिनसे पर्यावरण को नुकसान नहीं के बराबर है और फायदा हो जा रहा है। लेकिन इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में ये जो गैर पारंपरिक एनर्जी के स्रोत है इनको बढ़ावा ना दे करके ये कोयला का उत्खनन हो रहा है, माइनिंग हो रहा है, जिसके चलते बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अभी जीता जागता उदाहरण है, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उज्ज्वला योजना के तहत सबके घर में गैस का कनेक्शन दे रहे हैं, जबकि भारत गैस के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। तो फिर आप गैस कनेक्शन क्यों दे रहे हैं? दूसरे देशों से आयात करके गैस का कनेक्शन दे रहे हैं। जो भी महिलाएं गांव घर में अपना प्रकृति से लेकर के खाना पीना पकाती थी वो भी उनकी आदत छूट रही है, स्वावलंबी बना रहे हैं, ऊपर से आत्मनिर्भरता के ढोंग स्वांग रचा रहे हैं। जबकि चाहिए ये था कि भारत कृषि प्रधान देश है, गाँव में हर घर में खेत है, खलिहान है, मवेशी है। अब उन मवेशियों के द्वारा, उन खेती के द्वारा बायोगैस का बढ़ावा देना चाहिए था, और उन बायोगैस से कम खर्च में, नहीं के बराबर खर्च में महिलाएं अपने घर में खाना बनाने के लिए ईंधन का उत्पादन कर सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समझौता के तहत ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सरकार के साथ समझौता है। ये जो गैस बाहर से आयात हो रहा है इसमें कंपनियों को भारी भयंकर फायदे हो रहे हैं, मुनाफा हो रहा है। इसलिए अगर गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत को बढ़ावा दिया जाएगा तो इन कंपनियों को मुनाफा नहीं होगा, और इन कंपनियों को मुनाफा होता है तो गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिलता है, और गवर्नमेंट उस रेवेन्यू से राजनेता लोग अपना मौज मस्ती करते हैं। इसके बारे में तो पहले बताया था
कि राजनेताओं के वेतन, टीए, डीए जितने भी फैसिलिटी उस पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता है। इसलिए एक राजनेता एक बार विधायक या सांसद बनने के लिए एकदम जी जान लगा देता है, क्योंकि पेंशन भी मिलने लगता है। 5 साल के लिए बन गए पेंशन शुरू, और सरकारी नौकरी, सरकारी कर्मचारी 60 साल तक सर्विस कर रहे हैं अब तो भी उनको पेंशन नहीं मिल रहा है। तो ये है, तो चाहिए था कि आप बढ़ावा दिया जाता है इसको, गैर पारंपरिक ऊर्जा, सोलर एनर्जी को, चाहे बायोगैस को। सोलर एनर्जी भी हर घर में व्यवस्था था सोलर एनर्जी। तो मान लो कि बरसात के मौसम में दिक्कत भी है, लेकिन ये जो बायोगैस है ये तो सब दिन 365 दिन इसका उपयोग कर सकते थे, पर ऐसा नहीं करेंगे। पेट्रोलियम पदार्थ में भी भारत जो है सो आत्मनिर्भर नहीं है, ये भी आयात करता है, और उस आयात करने में भारत के बहुत बड़ा जो मुद्रा है, विदेशी मुद्रा, वो चला जाता है। जबकि अगर भारत में जल विद्युत योजना पर काम किया जाता पूरा ईमानदारी से, तो जो इलेक्ट्रिसिटी का जो समस्या है वो 75% जल विद्युत के से ही पूरा हो जाता है, और सोलर एनर्जी से। पर ऐसा नहीं करेंगे। नदियों के क्या कर रहे हैं भाई? अब नदियाँ, पहाड़, सबका महत्व है, लेकिन खनिजों के उत्खनन के कारण, अंधाधुंध के उत्खनन के कारण सारे पहाड़ नदियों को बर्बाद कर रहे हैं। नदियाँ प्रदूषित हो जा रही हैं, पहाड़ ध्वस्त हो रहे हैं। इसी कारण से पहाड़ का आपको वर्षा से बहुत संबंध है। जहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, जहाँ जंगल होते हैं, वहाँ पर बरसात ज़्यादा होता है, वहाँ पर बारिश ज़्यादा होता है, सबको जानते हैं। लेकिन पहाड़ नष्ट हो रहे हैं, इसलिए मौसम भी अपना करवट ले रहा है। कोयला अंदर से जल रहा है, धरती खोखला हो गया। इसलिए अगर झारखंड के दामोदर घाटी क्षेत्र में एक 7 रिक्टर स्केल का भूकंप आ जाए तो पूरा ध्वस्त हो जाएगा। तो मित्रों, ये जो पर्यावरण की समस्या आज आप देख रहे हो, इसके पीछे पूंजीवाद का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है मुनाफाखोरी का। और ये मुनाफाखोर लोग, पूंजीवादी लोग, पूंजीपति लोग, अमीर लोग दोस्त किस मरते हैं? जनसंख्या वृद्धि पर बोलते हैं कि जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा हो रहा है, इसलिए पर्यावरण की समस्या बढ़ रही है। मित्रों, अरे जनसंख्या ज़्यादा है तो विज्ञान भी तो हमारा कई गुना आगे निकल गया है। तो विज्ञान किसके लिए है? विज्ञान मनुष्य के लिए है कि पशु के लिए है? मनुष्य के सुख सुविधा के लिए है ना। तो वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी के आधार पर इससे क्या, इससे 10 गुना भी अगर जनसंख्या हो जाए विश्व का, तो भी उसकी ज़िंदगी, एक अच्छी ज़िंदगी टेक्नोलॉजी के आधार पर दिया जा सकता है। ये सब बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है। अतः मेरा कहना यह है मित्रों कि अगर मनुष्य को अपने अस्तित्व को की रक्षा करते हुए आगे बढ़ना है, अपने जो परम लक्ष्य है, परम चैतन्य को प्राप्त करना, आनंद में प्राप्त करना, उस लक्ष्य तक अगर मनुष्य को पहुंचना है तो प्रकृति के साथ, पर्यावरण के साथ इको फ्रेंडली दोस्ताना रिश्ता बनाकर रखें, नव्य मानवतावाद का अनुसरण करें, ये मानकर चलें कि प्रकृति हमारी माता है और परम पुरुष हमारे पिता हैं, और प्रकृति के द्वारा सृजित किया हुआ, जन्म दिया हुआ जितने भी जैव अजैव हैं, सब का महत्व है, सब हमारे भाई बंधु हैं। एक दूसरे के सहयोग से हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए जियो और जीने दो के नियम के तहत चलना है, तभी जा कर के पर्यावरण बच सकता है, अन्यथा स्थिति बहुत ही भयावह है। अभी जो कोरोना वायरस जिस तरह से पूरे पृथ्वी पर तहलका मचा कर रखा है मित्रों, यह भी जो है पर्यावरण के प्रदूषण के कारण ही
पर्यावरण में असंतुलन के कारण ही, प्रकृति के साथ दुर्व्यवहार के कारण ही यह बीमारी आया है। क्योंकि प्रकृति, ये जो आपको बता देना चाहता हूँ कि यह बीमारी किसको ज़्यादा खतरा पहुँचा रहा है, जिसके शरीर में इम्यूनिटी नहीं, इम्यूनिटी जिसका कमज़ोर है। तो इम्यूनिटी कमज़ोर क्यों हुआ? क्योंकि हम अप्राकृतिक आचरण करते हैं, अप्राकृतिक खान पान, अप्राकृतिक रहन सहन, अप्राकृतिक चलना बोलना, दूसरे जीवों के प्रति बेरहमी से पेश आना। आज क्या है कि बहुत सारे मांसाहारी जीव खतरे में पड़ गए, उनका नष्ट ही हो गए। जैसे गिद्ध कहीं दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि गिद्ध का आहार था मरे हुए जीव जंतुओं का खाना। आज गिद्ध खुद मनुष्य बन गया है। एक भी पशु को मनुष्य अपने घर में बूढ़ा होकर मरने नहीं देता है। वो क्या करता है, मरने से पहले ही बेच देता है, बूचड़खाने में दे देता है। उस बूचड़खाने में इन पशुओं को तड़पा तड़पा कर बेरहमी से मारा जाता है। उनका चीख पुकार जो नेचर में, प्रकृति में जो फैल रहा है, उसके कारण प्रकृति का बैलेंस बिगड़ गया है। और ये जो वायरस है एक्चुअली निगेटिव माइक्रोबाइटा है, और निगेटिव माइक्रोबाइटा आकर्षित होता है रूप, गंध, स्पर्श के द्वारा, शब्द के द्वारा। तो जो कार्बनिक शब्द अनबोलता जीव का पूरे वातावरण में फैल रहा है, उससे भी निगेटिव माइक्रोबाइटा आकर्षित हो रहा है। दूसरी बात है कि बूचड़ खाने में जो मारे जा रहे हैं, कत्ल किया जा रहा है, उनको बहाया जा रहा है, उससे जो सड़न पैदा है, उससे दुर्गंध निकल रहा है, उस दुर्गंध के द्वारा भी आकर्षित होते हैं। तो मूल कारण है कि 1918 में स्पेन में जो प्रथम विश्व युद्ध में जो लोग मारे गए थे, तो उनका सड़े हुए लाश के दुर्गंध के कारण निगेटिव माइक्रोबाइटा धरती पर आया था, जो स्पेनिश फ्लूएंजा के नाम से जाना जाता है। श्री श्यानंद मूर्ति जी ने कहा था कि उस कारण से वो आया था और वो कितना मुश्किल किया था। अब अभी निर्दोष प्राणियों को मानव के द्वारा एकदम बेरहमी से जो कत्ल किया जा रहा है, उसका कारुण्य आवाज़ और उनका दुर्गंध से आया है। आए जाने वाला नहीं है, जाएगा तभी जब हम आप सुधरोगे, और नहीं सुधरोगे तो लेकर जाएगा सबको। तो मित्रों, अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। मैं पुनः एक नई सोच, एक नए विषय को लेकर के आऊँगा। तब के लिए नमस्कार।